अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। आज के प्रोग्राम में हम तफसीली तौर पे बात करेंगे कुछ आईनी कानूनी मामलात के हवाले से, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मौशी हवालों से गुफ्तगू होगी तफसीली तौर पे। आज की अहम खबर आप लोग जानते हैं कि हुकूमत की तरफ से पार्लियामान से इंतखाबी इस्लाहात का बिल आखिरकार मंजूर करवा लिया गया है। इससे पहले कल हमने देखा था कि नून लीग को इंतखाबी इस्लाहात का जो तरमीमी मुसवदा बिल पेश किया गया था, उसके ऊपर न सिर्फ अपने इत्तेहादियों की तरफ से तनकीद का और तहफ़्फ़ुज़ात का सामना रहा, बल्कि PTI की तरफ से भी इसके ऊपर सख्त तनकीद की गई थी। रज़ा रब्बानी साहब बड़े वोकली उन्होंने बात की, कामरान मुर्तज़ा, इरफान सिद्दीकी साहब, जमात इस्लामी, इन सब लोगों की तरफ से इसके ऊपर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे गए थे। लेकिन आज जो है वो हुकूमत की तरफ से राब्ता किया गया इन जमातों से और उनके एतराज़ात को दूर किया गया है, और इलेक्शन एक्ट का जो सेक्शन 230 है उसको बरकरार रखते हुए बरकरार रखने पे पार्टीज रजामंद हुई हैं, क्योंकि उसकी ज़ैली शिक जो थी 2A, जिसके हवाले से कल बहुत सवालात उठाए गए थे, उसमें तरमीम जो थी उसमें कुछ तब्दीलियां की गई हैं, जिसका हम जिक्र करते हैं यहाँ पर। इसकी जो ज़ैली शिक 2A है, इसके अंदर की गई जो तब्दीली है उसमें निगरान हुकूमत को आलमी मालियाती इदारों से जो मुआहिदा करने और मंसूबे शुरू करने का इख्तियार ख़त्म किया गया है, और अब निगरान हुकूमत को ये जो आलमी मालियाती इदारे हैं उनके साथ नए मुआहिदे करने की इजाज़त नहीं होगी, लेकिन सिर्फ जो जारी मुआहिदे हैं और मंसूबे हैं उनको चला सकेगा। सेक्शन 230 में डाली गई नई शिक के मुताबिक निगरान हुकूमत को 2 फरीकी, बायलैटरल या सह फरीकी जो मालियाती मुआहिदे हैं उनकी इजाज़त होगी, यानी ट्रायलैटरल और बायलैटरल जो मंसूबे हैं मुआहिदे हैं उनकी इजाज़त होगी। इसके ऊपर भी PTI की तनकीद बरकरार है। सेनेटर अली जफ़र साहब इसका इजहार कर रहे थे और उन्होंने कहा कि जो निगरान हुकूमत होती है उसका वाहिद मैंडेट इंतखाबात करवाना होता है और उसको ऐसे कोई इख्तियारात देना गैर आइनी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर इन तरामीम को मजीद नरम ना किया गया और वो जो बुनियादी एक ढांचा है उसके ऊपर ना लाया गया तो सुप्रीम कोर्ट इन एनी वे 10 दिन के अंदर इसको ख़त्म कर देगी। अब हम इसके ऊपर आज एक तो प्रोग्राम के अंदर ये डिस्कस करेंगे, और मैं बुनियादी तौर पर जानना चाहूँगी कि नून लीग की बिलखसूस ये जो कानूनी तरामीम की गई हैं, इंतखाबी इस्लाहात की गई हैं, इसके अंदर और जो निगरान सेटअप है उसको ज़्यादा इख्तियारात देने के हवाले से इसके पीछे बेसिकली माइंड सेट क्या है, ये एक हम जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा, चेयरमैन PTI के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट उनकी कंफर्ट जोन है, वहाँ पर वो पेश हुए और उनको लेकिन कोई खातिर खार रिलीफ नहीं मिल सका। जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने तोशाखाना फौजदारी केस के अंदर जो PTI चेयरमैन की तरफ से ट्रायल रोकने की इस्तदा की गई थी उसको मुस्तरद करते हुए उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने की हिदायत की है, और दूसरी तरफ अदालत की तरफ से चेयरमैन PTI के लिए सवाल नामा भी तैयार कर लिया गया है। हमारे साथ जो प्रोग्राम में मेहमान होंगे उन्होंने कुछ दिन पहले उनका नून लीग से ताल्लुक़ है, उनकी एक ऑडियो गर्दिश कर रही थी जिसके अंदर वो अपने वकला से कह रहे थे कि अगले चंद दिन अहम होंगे PTI चेयरमैन के केसेस के हवाले से। तो ये उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी इससे क्या मुराद थी, क्या मुमकिन तौर पर PTI चेयरमैन की गिरफ्तारी चंद दिनों में हो सकती है। और तौहीन पार्लियामान बिल आप लोग जानते हैं कि कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी मंजूर करवा लिया गया, उसके हवाले से भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं, उस पर भी जानने की हम कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ अता तारड़ साहब मौजूद हैं, मुआविन ख़ुसूसी हैं बराए दाखिला और कानूनी अमूर। बहुत शुक्रिया तारड़ साहब आपके कीमती वक्त के लिए। मैं मुख्तलिफ हवालों से आपसे बात करना चाह रही थी, लेकिन ये जो आज की अहम तरीन खबर है, कुछ तब्दीलियाँ आप लोगों की तरफ से की गई हैं जिसका हमने जिक्र किया, अगर ये कुछ आप हमें एक्सप्लेन कर सके। शिक 2A के अंदर जो तब्दीली की गई है, अब पीपल्स पार्टी के जो एतराज़ात थे क्या सिर्फ उसको ख़त्म किया गया है, क्योंकि कल बहुत सारी बातें रखी गई थी, रज़ा रब्बानी साहब की तरफ से भी पॉइंट आउट की गई थी, या ओवरऑल जो बाकी पार्टीज भी बातें कर रही थी? मैं समझता हूँ, देखिए कोई भी कानून साजी जो है वो मशावरत के अमल से गुजर के अपने हतमी मराहिल में दाखिल होती है। तो ऑब्वियसली हाउस में जब प्रेजेंट हुआ तो पीपल्स पार्टी की भी दीगर पार्टियों के भी व्यूज सामने आए, और बतौर एक रिस्पॉन्सिबल कोलिशन गवर्नमेंट के हम बीइंग कोलिशन हेड, और हमारे पास वज़ारत उज़्मा भी है, और हम ये समझते हैं कि मेजॉरिटी शेयर हमारा है एनए के अंदर, तो हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा है कि हमने अपने कोलिशन पार्टनर्स को साथ लेके चलना है। तो जो भी अमेंडमेंट्स मशावरत के साथ हो सकी वो की गई, और ये कानून ऑब्वियसली लाना ज़रूरी था। पाकिस्तान की एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी है, जो आगे जाके एक मईशत को एक इस्तेहकाम बख्शना है। तो उस हवाले से ऑब्वियसली केयर टेकर गवर्नमेंट को कुछ इख्तियारात देना मकसूद था जो दिए गए, मगर मशावरत के अमल से ये हुआ कि ऑब्वियसली मशावरत के अमल के दौरान जो तजावीज़ सामने आई उनको इनकॉर्पोरेट किया गया और तमाम पार्टियों की आरा को जो है मुकद्दम रखा गया।
लेकिन पहले तारर साहब क्यों नहीं उनको इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, क्योंकि काफी क्लूलेस नजर आ रहे थे आपके इत्तेहादी जब वो बात कर रहे थे। लग रहा था कि ये सिर्फ नून लीग का इंटरेस्ट है इसके अंदर। नहीं, देखिए, एक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी बनी जिसमें तमाम पार्टीज के अरकान मौजूद थे और पीपल्स पार्टी की तरफ से उसमें नवीद कमर साहब की शराकत थी। एंड ऑब्वियसली तमाम पार्टी के तमाम अरकान को शामिल करना तो मुश्किल होता है, तो मुशावरत के अमल से इस बिल को गुजारा गया था, मगर फ्लोर ऑफ द हाउस जो तहफ़्फ़ुज़ात आए वो उन मेंबरान की तरफ से आए जो इस कमेटी के मेंबर नहीं थे, और जो कमेटी के मेंबर थे वो ऑब्वियसली उन पार्टीज की लीडरशिप ने नॉमिनेट किए थे। तो वो मुशावरती अमल मुकम्मल हुआ था, बट उसके बाद भी अगर तजावीज़ आई हैं तो एक जमहूरी प्रोसेस है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, तो फिर उसको ऑब्वियसली डिस्कस करने के बाद और मुशावरत के अमल में लाने के बाद उसको फाइनल किया गया है कि ऑन फ्लोर भी जो रिकमेंडेशंस आई हैं उनको भी खातिर में लाया गया है। लेकिन जो कल एक बात है रजा रबानी साहब ने की थी कि जो अर्जेंट मैटर्स का जो टर्म है वो वेग टर्म है, क्या ये मामला उनके ये तहफ़्फ़ुज़ात आज एड्रेस हो गए हैं जो आपने तब्दीली की है उसमें? देखिए, जो अर्जेंट मैटर्स हैं उसमें कुछ इख्तियारात ऑब्वियसली होने चाहिए केयर टेकर गवर्नमेंट के पास, मगर केयर टेकर गवर्नमेंट भी तो मुशावरत से ही लगेगी, और केयर टेकर गवर्नमेंट के जो भी प्राइम मिनिस्टर आएंगे वो कोलिशन पार्टीज की आपस की मशावरत भी होगी, ऑपोजिशन जो एनए में मौजूद है उसकी भी मशावरत होगी। तो अर्जेंट मैटर्स का जो इख्तियार दिया जा रहा है उसके पीछे फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस और इकोनॉमिक कंसिडरेशंस हैं। वो मैटर जिनको एड्रेस करना जरूरी होगा, जो इकोनॉमी के लिए बिल्कुल एक इनएविटेबल होगा कि ये स्टेप्स लिए जाएं, तो इसलिए ये तमाम जो है वो स्टेप्स लिए गए हैं। इसको बहुत सारी तशरीह की जा रही है तारर साहब, ये आप लोगों ने, क्योंकि सिर्फ ये इस्लाहात नहीं कर रहे, इससे पहले कुछ दिन पहले सियासतदान होना चाहिए, ये बात भी आप लोगों की तरफ से की गई, आप लोगों की जमातों की तरफ से, कि केयर टेकर कोई और नहीं होना चाहिए बल्कि कोई सियासतदान ही होना चाहिए। और फिर इसहाक डार साहब का नाम भी जिस तरीके से गर्दिश करने लगा। सो ये तासुर एक पाया जा रहा है इस वक्त कि ये जो एम्पावर करने की बात है निगरान सेटअप को, ये एम आप लोगों का कोई सिर्फ मुआशी हवालों से नहीं है बल्कि दीगर हवालों से भी बहुत सारी चीजें आप लोगों के दिमाग में चल रही हैं कि अगर आगे इलेक्शन डिले होता है या उसके ऊपर नजर रखने के लिए एक अपना जो है वो एक फुटप्रिंट होना चाहिए आप लोगों का निगरान सेटअप के अंदर, वो उस हवाले से इसको देखा जा रहा है। केपी और पंजाब के अंदर भी मुद्दत से तजावुज किया है इलेक्शन, सो यहां पर भी अगर केयर टेकर आप लोगों की सियासी कम्युनिटी में से होगा, आप लोगों का सोलली आप लोगों की तरफ से मुकर्रर करदा होगा, सो वो आप लोगों के मामलात कंट्रोल में रहेंगे। नहीं, मैं ये समझता हूं कि इवन इसहाक डार साहब का नाम बतौर सियासतदान नहीं आया, वो बतौर एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट के, बतौर इकोनॉमी के एक रिवाइवर के तौर पे सामने आया। एक इकोनॉमी की जो एक हालत बेहतर हो रही है उसकी सस्टेनेबिलिटी के हवाले से सामने आया। तो जितने भी नाम आ रहे हैं और जितनी भी कानून साजी भी की जा रही है उसके पीछे बैकग्राउंड पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन को बेहतर करना है, एक आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी लाना है। ये ना भूलिए कि IMF की एक ट्रांच केयर टेकर गवर्नमेंट के दौरान आनी है, उसकी एग्जीक्यूशन है, दोस्त ममालिक के साथ मुआहदे हैं। तो ये तमाम चीजें वो हैं जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये पाकिस्तान की बेस्ट इंटरेस्ट में और पाकिस्तान की इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने, उसके रिवाइवल के हवाले से तमाम तर स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तारर साहब, आप तो जस्टिफाई कहीं ना कहीं कर रहे हैं जो कहा सराइयां डार साहब के नाम के अराउंड हो रही थी, लेकिन आप मुझे ये बताइएगा कि एक ऑप्शन के तौर पे अभी भी आप लोगों की जमात में नाम मौजूद है डार साहब का केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए? देखिए, अभी तक मुशावरत इस पे तमाम नामों पे जारी है और कोलिशन पार्टनर्स के साथ भी बातचीत होगी। अभी तो बहुत कबल वक्त है, तो मुशावरत का अमल जारी रहता है और जारी रहना चाहिए। तो जब भी कोई हतमी नाम फाइनल होगा तो वो सामने आ जाएगा, मगर ये नहीं हो सकता कि मुस्लिम लीग नून यकतरफा तौर पे कोई नाम जो है वो फाइनल कर ले। इसमें तमाम कोलिशन पार्टनर्स से बाकायदा मुशावरत होगी, और ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का तुरा इम्तियाज रहा है कि उन्होंने तमाम मामलात पे बार बार मुशावरत की है, मुशावरत के अमल को यकीनी बनाया है। वो चाहे अहम अपॉइंटमेंट्स हों, वो सियासी हालात हों, वो कानूनी जंग हो, वो सुप्रीम कोर्ट के केसेस हों, तमाम मामलात पे उन्होंने मुशावरत को अपनी गवर्नेंस का एक बुनियादी जुर्म रखा है, और उन्होंने हर हवाले से ये इंश्योर किया है कि मुशावरत के बगैर कोई मामला आगे ना चले। तो ये मामला भी, इस पर भी मुशावरत होगी और मुशावरत के बाद ही हतमी जो है वो फैसला सामने आएगा। मुशावरत में तारर साहब बहुत ही अहम होता है ऑपोजिशन लीडर से मुशावरत करना, लेकिन राजा रियाज साहब जो ऑपोजिशन लीडर हैं
वो जिनसे अब ऑब्वियसली आप लोग ऑफिशियली कंसल्ट भी करेंगे, वो तो कह रहे हैं कि अगले 10 साल इलेक्शन ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उनकी अपनी राय है। मैं बतौर सियासी वर्कर के और एक जमहूरी आदमी के मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन जो है वो फिल फॉर होने चाहिए, और वो 90 डे पीरियड जो है वो पूरा हो तो उसके फौरन बाद जो है वो इलेक्शन बिल्कुल कंडक्ट हो और टाइम के मुताबिक, शेड्यूल के मुताबिक होने चाहिए। तारिर साहब, एक और बात नवाज शरीफ साहब के से मंसूब करके में बहुत मीडिया में रिपोर्ट हो रही है कि उन्होंने वाजे कर दी है एक बात कि जो भी केयर टेकर होगा वो हुकूमत की चॉइस का होगा, क्योंकि इसके अंदर कंसल्टेशन इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी होती है। सो इसके ऊपर ये कोई खदशात हैं आप लोगों को इसके हवाले से? मैंने देखिए, मैंने पहले ही कहा कि तमाम तर स्टेक होल्डर से और तमाम तर पार्टी से मशावरत के बाद को फाइनल कर लिया जाएगा। अभी बहुत कबल अज वक्त है कि कोई हतमी राय कायम की जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं मैं तारिर साहब ये जानना चाहूंगी आपसे कि आप लोगों को ऐसा कुछ लगता है कि अगर 90 दिन की बात तो आज इसहाक डार साहब ने भी की है, तो पहले तो मुझे ये बताएगा कि आपकी जमात के अंदर कोई कंसेंसस इसके ऊपर है कि 60 दिन के अंदर हो या 90 दिन के अंदर हो, कोई एक बात तय हुई है इन दोनों में से? मेरी राय 90 दिन के साथ है, क्योंकि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की इम्प्लीमेंटेशन है, सियासी सफबंदी है, पार्टी के अंदर बैठ के टिकटों की फाइनलाइजेशन है। हमेशा बड़ा हैज़ार्ड होता है कि एक तरफ टिकटें जमा करानी होती हैं और उसी दिन टिकटें फाइनल हो रही होती हैं। तो पॉलिटिकल कंसेंसस के लिए, ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, इन तमाम स्टेप्स के लिए 90 डेज बहुत जरूरी हैं कि इनिशियल 30 डेज में पॉलिटिकल वर्किंग की जाए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की इम्प्लीमेंटेशन का मौका दिया जाए और फिर 60 डेज जो है वो क्लियर कट कैंपेन के मिले। लेकिन तारिर साहब, फिर अब इसको कंक्लूड करें ताकि मैं अगले टॉपिक की तरफ जाऊं कि ये तमाम बहस, ये तासुर बहुत स्ट्रांगली पाया जाता है कि आइदर दो चीजें हैं कि या तो फिर ये खदशा है आप लोगों को कि अगर अपना बंदा कोई अपने सियासी हलकों में से या कोई ट्रस्टेड बंदा ना हो तो फिर डिले हो सकते हैं, इलेक्शन 90 दिन से ज्यादा भी डिले हो सकते हैं, या फिर आप लोगों को मालूम है कि 90 दिन से ज्यादा होगा तो आप लोग इस किस्म की शख्सियत चाहते हैं जिनके ऊपर आपका ट्रस्ट हो, वो सियासी शख्सियत हो, चीजें आपके हाथ में हो। अगर इसको आप एड्रेस कर दें फिर मैं आगे बढ़ूंगी। मैं बिल्कुल ताखीर किसी को भी सूट नहीं करती। हाँ, तहरीक इंसाफ को शायद करती है, जो ऑन ग्राउंड उनकी सिचुएशन है, उनका टिकट लेने को कोई तैयार नहीं है, पार्टी फ्रैगमेंटेड है, हिस्सों में बढ़ चुकी है, तो डिले सिर्फ तहरीक इंसाफ को सूट करता है। बाकी हमारी ऑन ग्राउंड बिल्कुल तैयारी है और ये बिल्कुल 90 डेज के बियॉन्ड ना जाना चाहिए, ना इंशाल्लाह जाने देंगे। लीगली एक और चीज समझना चाहूंगी आपसे, अब जिस डार साहब का नाम सामने आ रहा था, तो अगर किसी और शख्सियत का भी, क्या आपकी जो इस वक्त कैबिनेट के अंदर मौजूद हो, इस तरह की किसी शख्सियत का नाम भी आ सकता है? और अगर आए तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताएगा कि फिर वो कोई भी शख्स अगर डार साहब की नौयत का होता है तो वो अगली बार कैबिनेट में शामिल हो सकता है, फिर इलेक्शन तो नहीं लड़ सकते? जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि अगला इलेक्शन फिर वो नहीं लड़ सकते। जो भी मौजूदा, अगर वो सियासत करना चाहते हैं कोई भी आगे, तो अगले इलेक्शन के लिए एक बार लग जाती है कि आप और आपकी इमीडिएट फैमिली, मीनिंग देयर बाय योर पेरेंट्स, योर चिल्ड्रन, योर सिबलिंग्स, वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे और आप खुद भी नहीं लड़ पाएंगे। तो ये कदगन जरूर है, मगर मेरा नहीं ख्याल कि कोई और एग्जिस्टिंग सेटअप में से नाम कोई ज़ेरे गौर है। अच्छा तारिर साहब, अब खान साहब की बात कर लेते हैं। एक ख्याल ये भी जाहिर किया जाता है और हमारे प्रोग्राम्स में एनालिस्ट बड़ा ओपनली ये बात कहते हैं कि 90 दिन की जो बहस है, या फिर जो कुछ लोग ये खदशा जाहिर करते हैं कि गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए भी मुलतवी हो सकता है, इस सब चीज़ों के पीछे पीटीआई चेयरमैन से निमटना है, और ऐसे वक्त में कि जब आप लोग हुकूमत के अंदर भी ना हो, एक निगरान सेटअप हो और उनके मामलात को कंक्लूड किया जाए। नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ इसमें कोई हकीकत ऐसी नहीं है, और ऑब्वियसली एक आईनी ऑप्शंस मौजूद हैं, उसका खान साहब की किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स असल मकसद है, और सियासी तौर पे जो एक सियासी पार्टी को मौका मिलना चाहिए एक सफबंदी का, तैयारी का, मुनज़्ज़म होने का, दैट्स द ओनली कंसिडरेशन। खान साहब का इलेक्शन की डेट से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन फिर तारिर साहब, आप अदालतों में पाए गए बहुत सारे सवालात आपसे मीडिया कर भी रहा होगा इस बारे में, और आम शख्स भी यही पूछता है कि अगर तोशा खाना का मामला इलेक्शन कमीशन देख रहा है, दूसरा मामला नैब के पास है, अलकादिर ट्रस्ट वाला, तो आप हुकूमती नुमाइंदे हैं, आपकी मौजूदगी अदालत में मानी खेज लगती है बहुत ज़्यादा। एक एक्शन रिप्ले लगता है जब शहजाद अकबर साहब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर देते थे आपके दीगर कॉलीग्स के हवाले से, और फिर वही चीज़ें 2-4 दिन बाद हो रही होती थी।
बड़ा फर्क है। एक तो शहजाद अकबर कभी कोर्ट में नहीं गए, मैं कोर्ट में क्यों खड़ा था। ईसीपी का ये केस नहीं है। यही बुनियादी गलती लोग करते हैं कि तहकीक नहीं करते कि ये केस जन्म कहां से लिया। हमारे कुछ एमएनएज ने तोशा खाना के हवाले से एक रेफरेंस मूव किया स्पीकर कौमी असेंबली को। स्पीकर कौमी असेंबली ने वो रेफरेंस भेजा आगे ईसीपी को। ईसीपी ने वो रेफरेंस पे समाअत की, हमारे वकील पेश हुए, कंप्लेनेंट हम थे। वो जब समाअत मुकम्मल हो गई तो खान साहब डिस्क्वालीफाई हो गए। खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन के बाद ईसीपी ने कंप्लेंट उसी केस की दायर की, क्रिमिनल कंप्लेंट एडिशनल सेशन जज के पास। तो ये एक चेन ऑफ इवेंट्स है। हम एक इंटरेस्टेड पार्टी हैं इस केस के अंदर। हमारी कंप्लेंट ये तो ईसीपी की दायर करदा है ना सर। क्या अगर हम केस ना तारिर करते साहब, लेकिन उसमें काउंटर क्वेश्चन, अगर हम केस ना करते तो क्या ईसीपी ये कंप्लेंट दायर कर सकता था ऑन इट्स ओन? नहीं, लेकिन तारिर साहब, ये जो दोनों इदारे हैं, मैं क्योंकि इसीलिए नैब का भी बीच में जिक्र कर रही हूँ, इनके हवाले से आप लोग सवाल उठाते थे कि ये इंडिपेंडेंट। मैं किसी नैब के केस में ना अदालत में गया हूँ, ना मैं किसी तहकीकाती इदारे में मीटिंग की है। आप शायद इस बात को समझ नहीं पा रही कि जो ईसीपी का केस है वो स्टैंड अलोन केस नहीं है। अगर हम कंप्लेनेंट ठीक है, उसमें चलिए आप पेश जी हाँ जी आप मुकम्मल कर लें सर। ठीक है, वो दैट कॉन्टेक्स्ट, आई गॉट द कॉन्टेक्स्ट यू टोल्ड मी जी। उसके नतीजे में ईसीपी क्रिमिनल कंप्लेंट में गया तो हमारी कंप्लेंट पे वो उस केस की फाउंडेशन हमारी कंप्लेंट पे है। अब खान साहब को मेरी मौजूदगी से अगर वहां तकलीफ हुई और उन्होंने मेरे पे इल्जामात लगाए और कहा मैं हमला करने आया हूं, तो वो वीडियो क्लियर है कि जज को कौन गालियां दे रहा है, जत्थे लेके कौन आया है, अदालत को अंडर प्रेशर कौन कर रहा है। मैं तो 70 दफा पेश हुआ, उनकी 2 पेशियां 11 मंथ्स के अंदर। तारिर साहब, लेकिन एक और भी बात इसके अंदर, जो ऑडियो जिसका आप भी जिस गुफ्तगू का आप भी जिक्र कर रहे हैं, उसमें आपने कहा कि चंद दिन अगले बहुत अहम है, अपने वकला से आप मुखातिब हो रहे थे। सो मुमकिन तौर पे ये क्या अहमियत है, इनकी गिरफ्तारी हो सकती है? अगर हो तो किस केस में हो सकती है? जो चंद दिन अहम करार दिए, उसका मकसद ये था कि ट्रायल एक स्टेज पे पहुंचा है जहां पे क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेसेस कंक्लूड हो रहा है। जो प्रोसिक्यूशन के गवाह हैं उन पे जो जिरा हो रही है वो हतमी मराहिल में दाखिल हो रही है। उसके बाद स्टेज आती है कि अक्यूज की सेक्शन 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है और केस खत्म हो जाता है। या अक्यूज जो है वो कन्विक्ट होगा या अक्विट होगा, या सजा होगी या बरी होगा। तो वो 3-4 पेशियां आखिरी पेशियां नजर आ रही थी कि जिरा मुकम्मल होने के बाद अगला कानूनी मरहला यही है। तो मैं उस हवाले से उन्हें कह रहा था वॉइस नोट के अंदर, वो खुफिया वॉइस नोट नहीं है, वो मैंने खुद कल चलाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी ये दिन अहम है क्योंकि ये ट्रायल कंक्लूड हो रहा है, तो हमें इसमें भरपूर जो है अपनी प्रेजेंस रखनी चाहिए। तारिर साहब, लेकिन फिर अब आपके मुताबिक किस केस में ज्यादा सब्सटेंस है जिसमें गिरफ्तारी हो सकती है? देखिए, मैं ये नहीं जानता किस में हो सकती किस में नहीं हो सकती। मैं ये जरूर जानता हूं कि तोशा खाना की जो नैब की इंक्वायरी है उसमें भी इररिफ्यूटेबल एविडेंस है। जो क्रिमिनल ट्रायल है जो फाइनल स्टेज पे पहुंच गया है उसमें भी इररिफ्यूटेबल एविडेंस है। और 190 मिलियन पाउंड्स का जो केस है उसमें भी बड़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंस मौजूद है इनकी क्रिमिनलिटी की, इनकी इलीगैलिटीज की। तो ये तमाम केस बहुत स्ट्रॉन्ग केस हैं और ये काफी प्रोग्रेस कर चुके हैं। अच्छा, एक और चीज़ है तारिर साहब, तौहीन पार्लियामान का जो मामला है, इसमें भी एक दो चीज़ों से पे मैं चाहूँगी आप बात करें। अदलिया बहस एक है कि अदलिया के पास जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई का इख्तियार तो इसलिए है कि जजेस के ऊपर कोई अगर तनकीद हो या उनके खिलाफ कोई गलत बात हो तो वो उसका जवाब नहीं दे सकते। पार्लियामेंटेरियंस के पास तो फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट है जिसके ऊपर अगर आप लोग बातचीत करें तो आपकी स्पीच को कवर भी हासिल है, आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी नहीं हो सकती। तो इतना अहम क्यों समझा इस मुख्तसर दौरानिये के अंदर, जब आप लोग हुकूमत के अंदर थे, कि आप इसको तौहीन पार्लियामान का कानून बनाए, इसको लागू किया है? पार्लियामान की कमेटीज के पास, चेयरमैन कमेटीज के पास जुडिशियल फंक्शंस मौजूद हैं, मैजिस्ट्रेट की पावर्स मौजूद हैं, मगर इम्प्लीमेंटेशन आम मौजूद नहीं है। और किसी की प्रेजेंस को इंश्योर करना, किसी की सजा को इंश्योर करना, तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे अक्सर औकात ऐसा माहौल पैदा हो जाता है कि जो कंट्रोल में नहीं रहता, ये एक अथॉरिटी जरूर होनी चाहिए मगर अंडर चेक होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये नेसेसरी था कि पार्लियामान को फाल करने के लिए और इफेक्टिव करने के लिए ये कानून साजी की जाए, ये इसलिए की गई है।
लेकिन फिर यहाँ पर यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो जब अगर खुद ही जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर बन जाएंगे तो फिर वो और पार्लियामान के जो फैसले हैं उनकी नॉन कंप्लायंस की सूरत में अदालत के पास वैसे भी एक इख्तियार है कि अगर आप लोगों के किसी फैसले पे अमल दरामद नहीं होता, मामला अदालत के पास चला जाता है। तो और अदलिया के हवाले से कोई चीज़ हो, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का आइन हो, बहस बहुत पीछे जा रही है, आप लोग ये चीज़ें पहले भी वाजे कर चुके हैं। लेकिन एक बार फिर ये सवाल उठाया जा रहा है कि कंटेम्प्ट कमेटी भी अगर होगी तो उसमें क्या लीगल बैकग्राउंड होगा उन मेंबरान का, क्योंकि 6 माह की सजा होना भी, किसी की जिंदगी से 6 माह निकलना है, और फिर जो इसके अंदर दीगर जो जुर्माने हैं वो भी बड़ी रकम है। सो ये तकाजे इंसाफ के कैसे पूरे कर सकेंगे मेंबरान जो इसको चलाएंगे? फंक्शंस नहीं इनहांस किए जा रहे, एग्जिस्टिंग अथॉरिटी को कंसोलिडेट करने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए मेजर दिए जा रहे हैं। तो वो कोई जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर वाला मामला नहीं है, तो ये मामला उससे बहुत मुख्तलिफ मामला है। लेकिन ये तारिर साहब, फिर ये कैसे मेक श्योर किया जाएगा कि अदलिया की साख बहुत जरूरी है? जितनी भी कंट्रोवर्सीज चलती रही, तवक्को इस बात की जा रही थी कि इनसे हम निकलें, एक सिलसिला आगे जाए, अब आगे चीफ जस्टिस भी तब्दील होने हैं तो मामलात मुख्तलिफ हो सकते हैं। ये एक जो बल्कि जो अपकमिंग चीफ जस्टिस हैं उनका ही एक ये बड़े तहफ़्फ़ुज़ात में शामिल था कि उनको बेंचेस में शामिल नहीं किया जाता था। अदलिया की इंडिपेंडेंस ना इसके अंदर जो है वो मजरू हो। देखिए, मैं नहीं समझता कि अदलिया की इंडिपेंडेंस मजरू होगी। हम अपने एक फंक्शंस की इफेक्टिवनेस के हवाले से बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो कानून साजी की गई, अदलिया को मजीद पावर दी गई कि वो बेंचेस की कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कलेक्टिव विजडम के तहत हो। रिव्यू और अपील के जो राइट्स दिए गए वो इसलिए दिए गए कि फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है, उसके बाद अपील लाई नहीं करती। तो ये सारी चीजें आई थिंक बड़ी देर से बार्स की भी डिमांड थी कि इस तरह की कानून साजी की जाए। वो अलग कानून साजी है, पार्लियामान की अलग कानून साजी है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर सेपरेशन ऑफ पावर्स है, उसको वायलेट नहीं किया जाएगा। सिर्फ कंसोलिडेट किया जा रहा है कि जो पार्लियामान के डिसीजंस हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिव हो सके, दैट इज इट। और ये जी, और एक और चीज भी इसमें ऐड कर दें अगर तारिर साहब, कि ये सहाफियों के ऊपर भी लागू होगा। इसके हवाले से भी कुछ कंसर्न्स पाए जाते हैं कि अगर कोई सहाफी अपनी सोर्स से खबर देता है पार्लियामान की कानून साजी के हवाले से, उसके ऊपर भी अप्लाई हो सकेगी कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट। मैं इससे अग्री नहीं करता, और अगर इसको स्ट्राइक डाउन करना पड़ा तो वैसे भरपूर इक़दार अदा करूंगा। सहाफियों के इर्द गिर्द घेरा इतना तंग नहीं करना चाहिए कि अगर कोई सोर्स से खबर दे तो उसको कोई सजा दी जा सके। ये मैं समझता हूँ ये एक अनडेमोक्रेटिक किस्म की शिक है और इसका फिलफौर खात्मा होना चाहिए। और जाते जाते एक बात कहते जाएगा कि निगरान सेटअप का ऐलान हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं तारिर साहब? मेरा ख्याल है कोई बाय द एंड ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, मेरा ख्याल है 7-8 अगस्त तक कोई ऐलान मुतवक्के होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अताउल्लाह साहब आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है, ये कुछ ऐसी कानून साजियाँ हैं जो हुकूमत ने जाते जाते और इस मुख्तसर वक्त के अंदर जिनको करना बहुत ही अहम समझा है। अभी हम एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो क्योंकि ये जो इस्लाहात की बात है और निगरान सेटअप को मजीद बाइख्तियार बनाने की बात है, इसको डायरेक्टली मुल्की मईशत के साथ कनेक्ट किया जा रहा है हुकूमती पार्टीज़ की तरफ से। ये कितना दुरुस्त किया जा रहा है, मुआशी हालात एक्चुअली हैं कहाँ पर, और कितना ज़रूरी है कि केयर टेकर या तो इकोनॉमिस्ट हो या कोई ऐसा हो जो माशी हालात को समझता हो। इसके ऊपर हम बात करेंगे माशी माहिरीन के साथ एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। बात करते हैं आज की वजारत ख़जाना की तरफ से 1 माह की इक़्तिसादी कारकर्दगी की रिपोर्ट भी जारी कर दी गई है, जिसमें सब अच्छा है कि रिपोर्ट दी गई है। जो अब तक हम उसके निकात देख रहे हैं, एक तो ये कहा गया है कि पेट्रोल की कीमत कम होने से ट्रांसपोर्ट किराए महंगाई में कमी हुई, लेकिन रिपोर्ट ये नहीं बता रही कि IMF मुआहदे के तहत जो बिजली गैस की कीमतों में इजाफा किया गया उससे ओवरऑल आम आदमी की जेब में कितना उसके ऊपर बोझ पड़ा है। जबकि इसके अलावा जो, क्योंकि अब आप लोग जानते हैं कि बिजली का एक यूनिट 20-25 रुपए के बजाय 50 से 65 रुपए तक पहुंच चुका है। आम आदमी बहुत ज़्यादा इसकी वजह से परेशान है। सो इसका हवाला इसके अंदर नहीं दिया गया, लेकिन जो इसके अंदर दावे किए गए हैं उसके हवाले से हम बात करेंगे। दूसरा जो मेन टॉपिक आजकल बना हुआ है वो इत्तेहादी हुकूमत की तरफ से निगरान हुकूमत को बाइख्तियार बनाने की जो कोशिश है, उसके पीछे वजह बताई जाती है कि जो हमारे मुआशी हालात हैं, जो ऑन गोइंग IMF के साथ मुआहिदा है, उसको एक वजह बताया जा रहा है। और आज जो उसके अंदर कुछ चेंजेस भी
की गए हैं वो भी माइनर किस्म के चेंजेस किए गए हैं, लेकिन मुकम्मल इख्तियार के बजाय कहा गया है कि वो कुछ हद तक जो है वो इस हवाले से बाइख्तियार होगा। सो क्या कितना ज़रूरी था कि हुकूमत ने इस चीज़ के ऊपर अपना फोकस रखा है, इसके हवाले से हम बात करते हैं। इसके लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मैं डॉक्टर साजिद अमीन साहब और हारून शरीफ साहब, आप दोनों सीनियर माहिर मुआशियात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मैं स्टार्ट हारून साहब आपसे करना चाहूँगी। ये जो हुकूमत ने अपना निगरान हुकूमत को बाइख्तियार बनाने के हवाले से अपने माजी के किए हुए जो फैसले थे, या हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को देखें 2017 के अंदर भी जो अमेंडमेंट्स की गई थी कॉन्स्टिट्यूशनल, उसके अंदर तो बड़ा जोर था इस बात पे कि निगरान सेटअप का काम सिर्फ और सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाना होना चाहिए, लेकिन उन चीज़ों से पीछे हटे हैं और माशी एतबार को बुनियाद बनाकर मईशत को और IMF को वो कहा जा रहा है कि उसको बाइख्तियार होना चाहिए। सो ये मामला आपकी नज़र में मईशत से जुड़ा है या सियासत के साथ जुड़ा है या दीगर इसके मुहर्रिकात हैं? जी, इसमें अगर आप देखिए तो मुझे दो एंगल दिखाई देते हैं। एक इसका मस्बत एंगल तो ये है कि अगर आप थोड़ी सी एम्पावरमेंट कर दें तो वो IMF का जो मुआहदे की कुछ कंडीशंस हैं, प्री प्रायर एक्शंस हैं, जिसके अंदर कुछ छोटे फैसले करने होते हैं, तो शायद वो ये कर पाए। लेकिन जो इसका दूसरा जो एक मनफी एंगल है वो ये है कि मार्केट्स के अंदर आप शकूक व शुबहात पैदा कर रहे हैं कि जो निगरान हुकूमत है उसका शायद काम अपनी मुद्दत से ज्यादा हो या मैंडेट बढ़ा रहे हो। जो इसमें दो चीजें अब सा बड़ी क्रिटिकल हैं जो मैं इसको देख रहा था। अगर आपको याद हो तो नवंबर 2022 में हुकूमत ने एक इंटर गवर्नमेंटल कमर्शियल ट्रांजैक्शंस एक्ट पास किया था। वो जो एक्ट है उसके तहत गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको स्पीड अप किया जा सकता है और बाईपास करके बाकी कवानीन को और इवन ट्रांसपेरेंसी को एट टाइम्स आप कुछ डील कर सकते हैं। मुझे लगता यह है कि कुछ पाइपलाइन के अंदर जो हमारे खासतौर पे गल्फ कंट्रीज के साथ बैकडोर डिस्कशंस हो रही हैं उसकी कुछ डील्स हैं जिसको ये तत्तुल में नहीं लाना चाह रहे और उसको वो निगरान हुकूमत के तहत उसको स्पीड अप ही रखना चाह रहे हैं। मेरा जाती ख्याल है कि निगरान हुकूमत को या कॉन्स्टिट्यूशनल कोई भी चीज को इस वक्त नहीं छेड़ना चाहिए क्योंकि पूरी दुनिया हमें रूल ऑफ लॉ की नजर से देख रही है और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान एक प्रिडिक्टेबल तरीके से चले। ये चीजें मेरे हिसाब से प्रिडिक्टेबिलिटी को थोड़ा सा टिल्ट कर देती। डॉक्टर साहिद साहब, आपकी नज़र में इसके प्रोज ज़्यादा हैं या कौन ज़्यादा है? इतना अहम था कि ये किया जाता है इस टाइम पे, या आप समझते हैं कि फ्री एंड फेयर और फौरी तौर पे 60 डेज़, क्योंकि अभी हम PMLN के रिप्रेजेंटेटिव से भी बात कर रहे थे, वो लोग इंडोर्स करते नज़र आ रहे हैं 90 दिन की में इलेक्शन होने को, 60 दिन के अंदर यकीनी बनाना ज़्यादा अहम होता मईशत के एतबार से? जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है ये दोनों ही अपनी जगह अहम चीज़ें हैं और ज़रूरी नहीं कि शायद ये कोई एक हो तो दूसरी ना हो सके। मेरी अपनी राय में मैंने ये लिखा भी था कि इस वक्त पाकिस्तान में इलेक्शन से ज़्यादा इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी का सवाल होगा। आपके यहाँ इकनॉमिक स्टेबिलिटी या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वो सिर्फ इस बात पे नहीं है कि इलेक्शन होते हैं या नहीं होते हैं या शायद कब होते हैं। सवाल यह है कि इलेक्शन कैसे होते हैं, वही आपको एक पॉलिटिकल स्टेबल और इकनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो दे पाएगी, अदरवाइज़ बड़ा मुश्किल होगा। तो मेरी तरफ से पहली जो हम बार बार ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को हर वो इकदाम लेना चाहिए जो कि फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस को प्रमोट कर सके और हर उस कदम से बचना चाहिए जो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा सके, वरना हम इसी अनसर्टनिटी में गिरे रहेंगे। नंबर एक, मुझे लगता है इस वक्त जो कुछ लोगों से हमारी जो बात हुई, बुनियादी आइडिया इस वक्त शायद यह है कि जो IMF का प्रोग्राम है उसको सही मानों में लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट किया जाए उसके अंदर। और जैसे कि हारून साहब ने कहा कि वो जो प्रोजेक्ट्स इस गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए हुए हैं, क्योंकि इस वक्त अगर आप देखें तो गवर्नमेंट के पास जो सबसे बड़ी एक चीज़ शो करने के लिए है वो IMF है कि हमने IMF का प्रोग्राम है वो जो ले लिया है, लेकिन उसकी एक कास्ट भी बहुत ज़्यादा है। जैसे आपने खुद अभी जिक्र किया कि एनर्जी प्राइसेस जो वो बढ़ गई हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है इस वक्त, क्योंकि आपने वो कमिट किया हुआ है IMF के प्रोग्राम के तहत वो आपको बढ़ाना है, लेकिन गवर्नमेंट शायद ये चाह रही है कि वो कोई ऐसा सेटअप लेके आए जो कम से कम उनके जो अच्छे दिखने वाले काम हैं उनको ज़रूर इम्प्लीमेंट कर सके कम से कम, और उनको पाया तकमील तक पहुंचा सके इलेक्शन से पहले, ताकि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं वो क्लेम कर सके। तो शायद उसके लिए मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को एम्पावर किया जा रहा है, लेकिन इसका ज़रूर एक जो अनसर्टनिटी मार्केट में आ रही है
कि अगर ये एम्पावरमेंट ज़रूरी है तो कहीं ये तो नहीं कि इलेक्शन थोड़े डिले हो रहे हैं, और उसका आप एक फियर देख रहे हैं, शायद आपके अगले किसी सवाल में वो आए भी, कि जो रुपया है वो IMF के प्रोग्राम होने के बाद भी दोबारा से पिछले 4-5 दिन से एक फ्री फॉल में है, बहुत ज़्यादा गिर रहा है। थोड़ा सा इस्तेहकाम आज आया है, बिल्कुल वो टेम्परेरी होगा अगेन, फ्लक्चुएट कर। और वो मुझे लगता है कि इसी तरह का जो एक अनसर्टेनिटी है, तो गवर्नमेंट को बड़ा क्लैरिटी के साथ इसका जो ऑब्जेक्टिव है, देखिए हमारे यहाँ एक तो अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो बाकी इदारे हों, जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने किया, हम स्टेक होल्डर से ओपनली कंसल्ट नहीं करते हैं चीज़ों को। हम चीज़ें ले आते हैं और वो अगर अच्छी भी हों तो वो एक पैनिक और एक स्पेकुलेटिव मार्केट में आ जाती है कि पता नहीं इसके पीछे नीयत क्या है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को बड़ा क्लैरिटी के साथ इस पे आने की ज़रूरत है कि इलेक्शन टाइमली होंगे और फ्री एंड फेयर होंगे, तभी हम इस डिस्कशन से बाहर निकल पाएंगे कि IMF है या नहीं है, अगला 1 बिलियन मिलेगा या नहीं मिलेगा, या वो किसको मिलेगा उसकी। और ये वजाहत के बजाय मैं हारून साहब, जो हमें इबहाम ज़्यादा गवर्नमेंट की तरफ से ही जो कन्फ्यूजन है क्रिएट, वो उन्हीं की तरफ से बज़ाहिर लग रहा है कि की जा रही है। जैसा कि डार साहब का नाम आया, अब जितना भी जोर लगा के इस बात को वापस करने की कोशिश की जाए PMLN की तरफ से, लेकिन ये नाम सिर्फ सामने आना आपकी नज़र में इस हद तक भी ये दुरुस्त था? आप डायरेक्शन क्या नज़र आती है आपको PMLN की इस तमाम चीज़ के अराउंड? जिस तरह डॉक्टर साहब भी बात कर रहे हैं, ये भी इंतखाबी ज़ाब्तों के खिलाफ ही नज़र आती है अभी तक बात। आगे ये जो कानून साजी की गई है उसको अदालतें कैसे देखती हैं, दैट इज़ वन थिंग, लेकिन डार साहब का जो नाम लिया गया, इसको आपने कैसे देखा? जी, मैं तो इसके ऊपर बिल्कुल तज्जुब हुआ, क्योंकि या तो आप वो नाम लाते ये कुछ चेंजेस करने के बाद, लेकिन ये कहना कि ये नाम पहले आ गया तो बड़ा क्लियर था कि अगर कोई तब्दीली लाई जाती है कवानीन में या रूल्स ऑफ द गेम में, तो वो एक शख्सियत के लिए लाई जा रही है, और वो तो हमारी रही सही क्रेडिबिलिटी को बिल्कुल डिस्टर्ब कर देता। सो ये हमें इन चीजों को खास तौर पे पब्लिक डोमेन में लाने से, दूसरा पैगाम मार्केट्स को, और मुझे भी काफी लोगों की कॉल्स आई कि इसका मतलब ये है कि बेसिकली जो 2 बड़ी इत्तेहादी जमातें हैं वो आपस में बात नहीं कर रही हैं, क्योंकि जो पीपल्स पार्टी के लोग थे वो सबसे कह रहे थे कि हमसे तो किसी ने बात ही नहीं की है। तो मेरे ये जो चीजें हैं जी, सिग्नलिंग बड़ी जरूरी है। इस वक्त 2 सिग्नल्स जा रहे हैं। एक सिग्नल जा रहा है जो मार्केट्स हमसे बात करती हैं कि जी कुछ लोग हैं जो अभी इलेक्शन को डिले करना चाह रहे हैं और वो तैयार नहीं है, खास तौर पे जो एक नई पार्टियां क्रिएट की गई हैं उनके लोग ये बातें करते हैं। दूसरा सिग्नल ये जा रहा है कि कुछ पार्टियां जो हैं वो बड़ी कीन है कि इस वक्त उनके पास एक अच्छा मौका है अपने आप को कंसोलिडेट करने का। मेरा कहने का मतलब ये है कि देखें जी, बड़ी सादा सी बात है, अगर आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर तो कोई सवाल ही नहीं होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ये काम होना है, और इसके ऊपर हुकूमत को ना कोई बयान देना चाहिए, ना प्रेशर करना चाहिए, ना ट्वीट करना चाहिए, क्योंकि उससे अननेसेसरी ये आप एक डिबेट खोलते हैं, और ये हमारे लिए, मुल्क के लिए सियासी तौर पे भी और खास तौर पे इक्तिसादी तौर पे भी बड़ा मुश्किल है। अब जैसे आपने देखा कुछ दिन पहले IMF की जो लोकल रेप है वो तकरीबन सब पॉलिटिकल पार्टी से बात कर रही थी। कंसल्टेशन का बड़ा एक यूजुअल सा प्रोसेस होता है, मैं कोई 18 साल खुद ये करता रहा हूं ऑन द अदर साइड, लेकिन उसको अचानक मीडिया में हाइप देनी शुरू कर दी गई, सियासी जमातों की तरफ से भी, लोगों की तरफ से भी। उससे फिर एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि ना जाने ये कोई अनहोनी बात हो रही है। हालांकि ये उनका काम है फीडबैक लेना और जाके मिले, और उसके अंदर कोई हर्ज की बात नहीं है। इवन गवर्नमेंट ने इमेच्योर मैसेज दिए कि ये बड़ी गलत बात हो। हमें अब थोड़ा सा मैच्योर होने की जरूरत है, और सियासत को, जो हमारे ये टेक्निकल इकोनॉमिक हमारे जो ट्रांजैक्शंस हैं, इससे थोड़ा ऊपर निकलने की जरूरत है। डेलीगेटेड टू पीपल, जिनको ये काम आता है, आप अपनी इलेक्शनरिंग कीजिए। इसको हम, इट विल बी वेरी अनफॉर्चुनेट कि अगर अपोजिशन और गवर्नमेंट IMF को इलेक्शनरिंग का कोई स्लोगन बनाने की कोशिश करे, वो इंटरनेशनल इदारों के लिए भी अच्छा नहीं है और हमारे लिए भी अच्छा नहीं। डॉक्टर साहिर साहब, जो बात की जा रही है कि इस इकोनॉमिस्ट के ऊपर जो जोर रहा है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि काफ़ी महीने पहले शबर जैदी साहब ने एक बात की थी, हमने आप लोगों से उस पर भी तबसरा हासिल किया था, लेकिन उन बातों में कुछ उस वक्त सदाकत नज़र नहीं आई। ये जो जोर है इकोनॉमिस्ट के ऊपर, अगर सियासी वाबस्तगी ना हो, डार साहब जैसी शख्सियत जो नाम आ रहे थे ये ना हो, लेकिन होना इकोनॉमिस्ट ही चाहिए इन तमाम सूरत हाल के अंदर जिसकी आप दोनों ने भी निशानदेही की है। देखिए, इसमें अगेन हम दो तरह से इसको देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो अच्छा इकोनॉमिस्ट है वो अच्छा मैनेजर भी हो।
लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसे ऑप्शंस हैं जो इकानमी को, उसकी अहमियत को भी बेहतर समझते हों और अच्छे मैनेजर भी हों, तो उसमें लाने में कोई मज़ायका भी या वो हर्ज भी नहीं है उसमें। जस्ट एक बात मैं इसमें ऐड करता चलूँ कि मुझे लगता है कि जो डिस्कशन हुई, अगेन कुछ लोगों से मार्केट में भी ये बात चल रही है कि शायद ये जो स्ट्रेंथन करने का और एक किसी सियासतदान को लाने का एक मकसद ये भी है कि इलेक्शन वक्त पे हो जाए। तो वो दोनों तरफों से चल रही है कि शायद ये भी फियर है कि अगर टेक्नोक्रेट आते हैं तो वो कहीं लंबी हुकूमत ना चली जाए। तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ये भी चाह रही हैं कि हम सियासतदानों को लाएं जिनका असली मकसद इलेक्शन करवाना हो ताकि वक्त पे इलेक्शन हो जाए। तो वो जिसको हम कहते हैं ना, बड़ी गंभीर सूरत हाल है इस वक्त कि आप किसके साथ खड़े हों। बट मेरी राय में, अगेन मैं रिपीट यही करूँगा कि कोई भी बंदा आए, उसकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 मेजर होंगी अगले 3 माह में या 4 माह में, जब भी 60 दिन में इलेक्शन होते हैं या 90 दिन में इलेक्शन होते हैं। नंबर 1 कि हमें IMF के प्रोग्राम को सही मानों में इम्प्लीमेंट करना होगा, क्योंकि आपने 2 माह पहले देखा जब IMF का प्रोग्राम नहीं था तो हमें इवन जो गैस हमने ख़रीदना चाहिए इंटरनेशनल मार्केट से, हमें कोई बिडर नहीं मिला था। तो आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि हमारे एनर्जी का क्राइसिस क्या होता अगर IMF इस वक्त हमारे पास ना होता। तो नंबर 1। लेकिन इससे भी बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए वक्त पर साफ और सुथरे इलेक्शन करवाना और एक नई गवर्नमेंट को मैंडेट देना, क्योंकि जो पॉलिसी इफेक्टिवनेस आएगी वो उसी से आएगी उसके अंदर। तो इस सेंस में मुझे लगता है ये कोई बहुत ज़्यादा गारंटी नहीं है कि आप इकोनॉमिस्ट को लाएं तो वो इकोनॉमी को अच्छा संभाल सकेगा। कोई सियासतदान जो इकोनॉमी को बेहतर समझता है या ऐसा इकोनॉमिस्ट जो सियासत को अच्छा समझता है, दोनों को लेके चल सकता है, तो किसी को भी लाया जा सकता है। हाँ, जो प्रायोरिटीज़ हैं वो हमारी दुरुस्त होनी चाहिए। IMF के प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन और वक्त पर इलेक्शन, साफ और सुथरे इलेक्शन। तो आई थिंक कि हम इस क्राइसिस से थोड़ा सा बाहर आ सकते, निकल सकेंगे। फिर हारून साहब, इस पे भी अगर आप कुछ कहना चाहें कि ये ज़रूरी है कि इकोनॉमिस्ट ही हो, वही इन तमाम गंभीर हालात को समझ सकता है और मामलात को आगे लेके जा सकता है, गिवन ये जो अब कानून साजी भी की गई है। और दूसरा, अब IMF की जो हम बात कर रहे हैं, आप समझते हैं कि कुछ जहां उन्होंने दीगर तीनों सियासी जमातें हैं, बड़ी जमातें, उनसे मुलाकातें ज़रूर की हैं, लेकिन उसके अलावा काफ़ी हद तक खैर मकदम भी किया है, वज़ीर ख़ारजा की गुफ्तगू भी हुई है अमरीकियों से 2-3 मौक़ों पर। उनके जो सेक्रेटरी ख़ारजा हैं एंथनी ब्लिंकन, उन्होंने भी IMF मुआहदे का न सिर्फ खैर मकदम किया है बल्कि ये भी कहा है कि पाकिस्तान की, अमरीका की तरजीह है कि इसके अंदर पाकिस्तान की इक़्तिसादी जो है तौर पर कामयाबी हो। सो आप समझते हैं कि ये इसमें कुछ ख़ारजा पॉलिसी को क्रेडिट जाता है? जी, दोनों आमिल होते हैं। देखिए, पहली चीज तो होती है टेक्निकली अग्रीइंग के आपने जाना है, जिसके अंदर हिकअप्स आते रहे पिछले रिव्यूज में, फिर पिछला प्रोग्राम नहीं हो पाया। अब उन्होंने आपको 9 माह का एक ब्रीथिंग स्पेस दी है, तो $3 अरब दिए हैं, जिसमें से 40% डिसबर्स भी हो गए हैं। मेरे हिसाब से जहां तक निगरान हुकूमत है, टू बी ऑनेस्ट, मैं तो इंटेलेक्चुअली स्पीकिंग, मैं तो वैसे ही केयरटेकर गवर्नमेंट के खिलाफ हूँ। हमें जरूरत क्या है जी इतना ज्यादा उनके पर्क्स, प्रिविलेजेस, प्रोटोकॉल्स लाने की? इतनी ज्यादा एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट है एक चीज की। इदारे क्यों नहीं कर सकते 6 लोगों को बिठाएं और ये इदारों का एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, आप इलेक्शन करवाएं, तो ये इबहाम ही नहीं होता। और बहुत से ममालिक में नहीं होता। आपने यूरोप में कितने मुल्कों में केयरटेकर गवर्नमेंट देखी है? सो दिस इज व्हाट हमें ये लॉन्गर टर्म, मेरे ख्याल से दुनिया में बहुत ही कम मुल्क हैं जहां पे केयरटेकर। जी, ऐसा ही है हारून साहब। और आपकी इस बात से बहुत से माहिरीन इत्तेफाक करते हैं, आईनी माहिरीन। जी, 3 माह के लिए इतना फैनफेयर करना, फिर सारी उम्र के लिए उनके पर्क्स लग जाते हैं, उनको प्रोटोकॉल्स मिलते हैं, व्हाट फॉर, यू नो। अब आप आइए इस सूरत हाल पे IMF के लिए। मेरे हिसाब से जो निगरान हुकूमत है उसकी इकोनॉमी के ऊपर एक ही तरजीह होनी चाहिए। एक तो स्टैंड बाय एग्रीमेंट के प्रायर एक्शंस को मीट करना, बट एक वाइट पेपर डेवलप करना एक्सपर्ट्स के थ्रू, जो जिसमें ऑप्शंस हों कि पाकिस्तान का होम ग्रोन रिफॉर्म्स का प्रोग्राम, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन का अब क्या होना चाहिए, और उसको क्वाइटली इंटरनेशनल इदारों इंक्लूडिंग IMF से उसके ऊपर इनपुट लेते रहना। जो ही नई हुकूमत आए, निगरान हुकूमत को चाहिए कि अपना वो प्रोग्राम उनको हैंड ओवर करे, ताकि वो इसको निगोशिएट करके जल्दी से जल्दी कुछ स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करें। बाकी ट्रांजैक्शंस करनी, प्राइवेटाइजेशन करनी, प्रोक्योरमेंट करनी, आई डोंट थिंक ये उनका काम है, ना उनको करना चाहिए। और जो हुकूमत आती है, आपको इकोनॉमिस्ट चाहिए, तो आपको तो जरूरी तो नहीं कि उनको वजीर आजम ही बनाए। वजीर आजम तो एक ऐसा होना चाहिए न्यूट्रल आदमी जिसको अच्छी गवर्नेंस आती हो, अबाव बोर्ड उसका इमेज हो, ताकि हमारा एतबार बढ़ना शुरू हो। आप एक अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर लगा दीजिए या एडवाइजर लगा दें जिनको ये काम आता है, 6-7 लोगों की टीम बनाए,
इंटरनेशनल स्टैचर के लोग हों, वो काम आपका करके चले जाए। उससे ये होगा कि एक ये चीज जिन लोगों के इंटरेस्ट आ जाते हैं इसके अंदर कि इसको लगाएं या इसको लगाएं, वो फिर जो है शकूक व शुबहात पैदा होते हैं। हमें अब इन चीजों से निकल जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, आखिरी कमेंट आप अगर कीजिएगा। जो प्राइम मिनिस्टर साहब कल एक दावा भी कर रहे थे और बड़े जज्बाती अंदाज में गुफ्तगू भी कर रहे थे, उन्होंने कहा हमने अपनी सियासत को एक तरफ रखा और रियासत को बचाया, मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया है और सियासत के साथ जो भी होता रहे। सो आप समझते हैं कि इसको अपनी कैंपेन के अंदर, इलेक्शन कैंपेन के अंदर वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या सवाल उठता रहेगा उनसे जिस तरह अभी बिजली की कीमतों में और ऑब्वियसली IMF के तहत भी जो इकदाम करने पड़े और जो जहाँ जहाँ हुकूमत की जो पॉलिसी थी वो उसके ऊपर भी जहाँ जहाँ सवाल उठे वो उनको उसके जवाब देने पड़ेंगे? देखिए, मेरा ख्याल है वो इलेक्शन में इस कैंपेन को लेके तो चलेंगे कि हमने IMF को लिया है और हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट करने से बचाया है। और ये किसी हद तक दुरुस्त भी है कि अगर आप 1 महीना पहले चले जाएं तो IMF के ना होने से जो डिफ़ॉल्ट का रिस्क था वो बहुत ज़्यादा था हमारा उसके अंदर, तो वो प्रोग्राम को लेना और उसमें हमने देखा कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत ज़्यादा उसमें लिया। लेकिन मुझे लगता है इसमें 2 ख़तरनाक पॉइंट भी है कि वो टीम क्या कर रही थी जिसने IMF से एंगेज करना था, क्यों यहाँ तक सूरत हाल आई कि प्राइम मिनिस्टर को एंगेज होना पड़ा, इस सूरत हाल गई क्यों, ये सवाल मुझे लगता है बड़ा अहम और होगा। सिर्फ और दोस्त ममालिक के तहत तक आर्मी चीफ साहब को भी राब्ते करने पड़े। और वो इसलिए गई कि हमने जो चीज़ें कमिट की थी IMF के साथ, हमने उस पर अमल नहीं किया है 9th रिव्यू के लिए। तो वो एक बैड पार्ट भी है इसका, वो कि ये एक अच्छा पॉइंट भी रहा कि हमने अल्टीमेटली हासिल कर लिया। जहाँ तक सियासत की बात है, जाहिर है हर पार्टी, हर वो नारा जो उसको वोट लेके दे सकता है वो उसको चलेगी। और मुझे लगता है कि ये जो बिजली की कीमतें हैं या इससे जो आगे वाली कीमतें हैं वो शायद निगरान हुकूमत पर डालने की कोशिश की जाएगी। सर सॉरी, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साजिद हारून शरीफ साहब, आप दोनों के कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। एक ही बात पे जोर दिया गया है कि IMF प्रोग्राम की इंप्लीमेंटेशन और फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यही दोनों चीज़ें सबसे ज़रूरी हैं हमारे दोनों मेहमानों की नज़र में। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।